बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और अगेन मैं थैंकफुल हूं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का कि जिन्होंने मुझे आज बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक मैं इसलिए कहूँगा कि कल हमने जो पाकिस्तान की सदाबहार डिपेंडेंस है आईएमएफ पे, उस पे एक दो वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी। उसके दो पार्ट बनाए थे। बेसिकली रिसर्च तो एक थी लेकिन उसके दो पार्ट बनाए थे। तो उससे बहुत ही रेलेवेंट थी कि श्रीलंका जो है वो ऑन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी पे है। तो अब मैं ये चाह रहा था कि श्रीलंका की जो सिचुएशन है वो क्या थी, उस पे क्यों इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट आया, डिफ़ॉल्ट की वजह क्या बनी, क्या सिचुएशन थी। तो श्रीलंका का सारी सिचुएशन जो है वो मैं बता दूं, इसलिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स था, ताकि हम उन प्रॉब्लम्स से बच जाएं जो हम अब पाकिस्तान की जो सदाबहार डिपेंडेंस है आईएमएफ पे, तो उसमें क्या सिचुएशन किस तरफ जा रही है, किन चीज़ों से हमें श्रीलंका को देख के उससे सबक सीखना चाहिए। ये चीज़ें करने के लिए इसलिए मैंने आज ये टॉपिक चुना है कि इज़ श्रीलंका ऑन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, के क्योंकि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया था। उसमें मैं सारी रीज़न्स बताऊंगा कि वो डिफ़ॉल्ट क्यों किया था, क्या वजूहात थी डिफ़ॉल्ट करने की, और फिर अब उसकी क्या रिकमेंडेशन है कि किस तरह से वो इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ आ सकता है। तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं जो कल मैंने पाकिस्तान डिपेंडेंस ऑन आईएमएफ का किए थे टॉपिक, दो वीडियोस उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड की थी कल की डेट में ही। तो आज श्रीलंका की भी आ जाएगी। तो इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो इसको हम शुरू करते हैं आज इंशाल्लाह। जो मेरी आज की प्रेजेंटेशन जो होगी उसका सीक्वेंस कुछ इस तरह से होगा कि इसकी टोटल 41 स्लाइड्स हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो पहला हिस्सा है वो 20 स्लाइड्स का एक पार्ट बना दें और बाकी 20 स्लाइड्स जो होंगी उसका हम दूसरा पार्ट बना देंगे, तो ताकि वो वीडियो इतनी हो कि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो कि ज़्यादा लंबी ना हो। तो अगर हम सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन की बात करूं तो मैं सबसे पहले तो करेंसी ऑफ टॉपिक होगा, क्या न्यूज़ थी, किससे ये मैंने आगे रिसर्च के लिए सोचा या क्यों इसको स्टडी करना शुरू किया। फिर मैं इसमें इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन के बाद जैसे रिसर्च किसी के लिए भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स होती है, तो इसमें हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है, तो हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव्स क्या हैं कि किस तरह से श्रीलंका कब से मार्ज वजूद में आया, कब श्रीलंका बना, और फिर वो आईएमएफ के साथ उसने कितने प्रोग्राम किए और किस तरह से किए। तो उसकी हिस्ट्री बताई जाएगी कि किस दौर में वो प्रोग्रेस में था, किस दौर में वो डाउन स्ट्रीम में चला गया। तो ये बैकग्राउंड भी इसमें बताया जाएगा। फिर उसके बाद फैक्टर्स जो हैं लीडिंग टू द डिफ़ॉल्ट, कि जो श्रीलंका का अप्रैल 2022 में डिफ़ॉल्ट आया है उसके क्या फैक्टर्स थे, क्यों डिफ़ॉल्ट आया, और फिर पॉलिसी लेसन फ्रॉम श्रीलंका डिफ़ॉल्ट। तो श्रीलंका का जो डिफ़ॉल्ट है उससे हम क्या लेसन सीख सकते हैं, उसकी पॉलिसी से हम क्या लेसन सीख सकते हैं, पाकिस्तान भी क्या सीख सकता है और ऑल ओवर द बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो क्या सीख सकते हैं, ये भी इसमें हमारा हिस्सा होगा। फिर स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर रिफॉर्म अंडर आईएमएफ, तो आईएमएफ के अंडर कैसे उन्होंने स्ट्रक्चर रिफॉर्म की और कैसे स्टेबलाइजेशन हुई, इसके बारे में बात होगी। फिर कंक्लूजन क्या है, इसकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी मेरी तरफ से, और ये कहाँ से रिसर्च ली गई, कहाँ से इसके रेफरेंसेस लिए गए, फिर सारे रेफरेंस दिए जाएंगे। ग्लॉसरी ऑफ द टर्म्स मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जब लेक्चर्स के दौरान वो मोस्टली जो एब्रीविएशन बोली जाती है, तो एब्रीविएशंस में आप पहले इसको समझ लें क्या है एब्रीविएशन। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, CBSL सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, SOE स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज, EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो कल IMF की पाकिस्तान की डिपेंडेंस IMF पे है, जिसमें एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 2023 का जो चल रहा था और कितनी दफ़ा हमने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के प्रोग्राम लिए वो भी जिक्र था इसमें। FX फॉरेन एक्सचेंज का है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ISB इंटरनेशनल सोवरजन बॉन्ड। इंटरनेशनल सोवरजन बॉन्ड जो ISB ये पाकिस्तान के भी कल के प्रोग्राम का हिस्सा था, तो ये इसमें अब
श्रीलंका का भी इसमें हिस्सा है। अगर मैं बात करूं करेंसी ऑफ टॉपिक की, तो श्रीलंका डिफॉल्ट्स ऑन डेट फॉर फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। ये 20 मई 22 की न्यूज़ है, BBC की न्यूज़ थी कि श्रीलंका जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया है हिस्ट्री में पहली दफ़ा, और ये न्यूज़ है 20 मई 22 की बिज़नेस रिपोर्टर्स की तरफ से। तो ये जब डिफ़ॉल्ट किया और इसमें हंगामे शुरू हुए तो ये इसकी पिक्चर्स भी लगी हुई है उसमें। इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, दी गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका अनाउंस द सस्पेंशन ऑफ पेमेंट ऑन इट्स एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशन ऑन अप्रैल 12, 2022। अप्रैल 12, 2022 को श्रीलंका ने अनाउंस कर दिया कि हम एक्सटर्नल डेट नहीं दे सकते, हम इसका जो डेट ऑब्लिगेशन है वो हम नहीं दे सकेंगे। वाइल दिस शॉक मैनी ऑफ द reverberated worldwide as significant news, the country has been experienced physical and balance payment problem for the some time। तो जिसने एक शौक पैदा किया वर्ल्ड वाइड शौक पैदा कर दिया कि जो फिजिकल बैलेंस ऑफ पेमेंट हम नहीं पूरा कर सके तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं सम टाइम। उसके बाद श्रीलंकाज इकोनॉमिक क्राइसिस रेज सेवरल वाइटेड क्वेश्चंस अबाउट द ओरिजिन ऑफ द क्राइसिस एंड द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो जो श्रीलंका का जो डिफ़ॉल्ट था इसने बहुत सारे क्वेश्चन राइज कर दिए इस ओरिजिन के, इस इलाके के मुतल्लक, और जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही हैं उनके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हुए। द एनालिसिस शोज दैट द मेजर काज ऑफ श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस इज़ द फिजिकल। तो अगर हम एनालिसिस देखें और इसमें करें तो मेजर जो वजह थी वो फिजिकल क्राइसिस था, जिसकी वजह से श्रीलंका जो है इसमें डिफ़ॉल्ट में आया। दिस स्टडी डिवेल्व्स दीज इंक्वायरीज फ्रॉम द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट्स एंड discerns the primary causes of the characteristics of श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये जो स्टडी है मेरी, इसमें सारा जो है इसकी जो भी क्राइसिस आया और उस क्राइसिस की क्या काजेज़ थी, फाइनेंशियल क्राइसिस क्या थे, और इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस क्या थे, ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा। तो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू डिफ़ॉल्ट, कि क्या टाइमलाइन क्या थी, क्या वजूहात थी जिसकी वजह से श्रीलंका में डिफ़ॉल्ट आया। श्रीलंकाज कैश क्रश अ टाइमलाइन, इसमें क्या हुआ कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक में ये था कि लेस देन $4 बिलियन इज़ ईयरली फॉरेन करेंसी इन्फ्लुएंसेस वाया टूरिज्म पीपल्स हॉस्टैलिटी एंड डिपेंड ऑन इकोनॉमी। क्योंकि श्रीलंका का मेन जो इकोनॉमी का जो शेयर था वो उसका टूरिज्म से आता था। तो पेंडेमिक के दौरान ये हुआ कि जो ऑलमोस्ट $4 बिलियन का उनको नुकसान हुआ टूरिज्म में सिर्फ। तो अगर हम नवंबर 2019 की बात करें, स्लैश इन टैक्सेस इंक्लूडिंग नियर हैविंग अ वैट हेल्प्स ड्राई अप गवर्नमेंट रेवेन्यू डिस्पाइट द एक्सपर्ट वार्निंग ऑफ हाई डेट ऑब्लिगेशंस। तो जो स्लैश हुआ टैक्सेस में इंक्लूडिंग नियर हैविंग अ वैट में जो ड्राइव अप गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ को जिसने स्क्रू कर दिया, गवर्नमेंट रेवेन्यू कम हो गया। 2021 में फॉरेन वर्कर्स रेमिटेंस आ मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो डिप कर गया 22.7% टू $5.5 बिलियन। क्योंकि पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में जो काम बंद हो गए और जिसकी वजह से फॉरेन रेमिटेंसेस भेजने में भी प्रॉब्लम आई, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ गया था। जनवरी 22 में फॉरेक्स रिजर्व फॉल्स टू $2.236 बिलियन। एनालिस्ट एस्टिमेट दैट $5,000 मिलियंस इमीडिएटली यूजेबल। तो जनवरी में ये हुआ। उसके बाद फरवरी में इन्फ्लेशन राइजेज टू 15%, इन्फ्लेशन बढ़ गई, जिसमें चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो हाई थी बहुत इन एशिया। आगे फरवरी 2022 में सोरिंग ऑफ ऑयल इंपोर्ट कॉस्ट ड्यू टू द यूक्रेन क्राइसिस
ट्राइगर फ्यूल शॉर्टेज एंड ब्लैकआउट। तो फरवरी में यूक्रेन की जंग की वजह से फ्यूल की प्रॉब्लम्स हो गई कि फ्यूल की शॉर्टेज आ गई और फ्यूल के क्लेम करने के इनके पास पैसे ना रहे। तो ये रीजंस थी जिनकी वजह से मिलके ये इवेंट हुए, तो जिसने डिफ़ॉल्ट की तरफ ले गया श्रीलंका को। तो अब अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें यह है कि श्रीलंका डिफॉल्ट इन अप्रैल 2022 रेज अ ह्यूज कंसर्न अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली रिगार्डिंग द रिस्क ऑफ सिमिलर डिफॉल्ट अमंग द डेवलपिंग कंट्री। तो जाहिर है कि इसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उन सारों में एक कंसर्न, ह्यूज कंसर्न हुआ कि ये डिफ़ॉल्ट हो सकता है और डिफ़ॉल्ट की डेवलपिंग कंट्रीज में किसी में भी किसी वक्त हो जाएगा। दिस वांट्स एन एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्टर्स। तो इसकी वजह से फैक्टर्स देखने शुरू हुए कॉजिंग अ डिफ़ॉल्ट इन श्रीलंका, कि किन फैक्टर्स की वजह से श्रीलंका में डिफ़ॉल्ट आया, एंड इट्स पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन टू अवॉइड द सिमिलर सिचुएशन इन अदर डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो इसकी पॉलिसीज़ थी, तो पॉलिसीज़ इस तरह से बनाई जाए कि इस तरह का डिफ़ॉल्ट किसी दूसरे डेवलपिंग कंट्री में ना आए। तो इस पे वर्किंग शुरू हुई। तो ये बेसिकली हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अगर हम मेथडोलॉजी की बात करें तो हमारी रिसर्च जो है मिक्स्ड मेथडोलॉजी रिसर्च, मिक्स मेथड यूज़ किया गया है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है इसमें, और इसमें हमने रिसर्च पेपर्स, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, IMF एंड वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट्स हैं उनकी मदद से हमने डाटा इकट्ठा किया और उस डाटा के बेस पे एनालिसिस हुए और वो रिसर्च जो हम पेश कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव क्या था। हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट की अगर बात हो तो पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिपेंडेंस टू 1970s, जब श्रीलंका को आज़ादी मिली 1948 में, 1948 से 1970 तक जो इसकी हिस्ट्री वो क्या रही। Since gaining independence in 1948, श्रीलंका हार्बोर्स हाई होप फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उसने कोशिश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एडवांटेजियस फैक्टर लाइक इट्स स्ट्रेटजिक लोकेशन, इसके एडवांटेज क्या था कि इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन अच्छी थी, एजुकेटेड पॉपुलेशन थी इसके पास, एंड रबस्ट एक्सपोर्ट इकोनॉमी, और इसमें क्योंकि चाय, रबर और कोकोनट की वजह से एक्सपोर्ट्स अच्छी होती थी तो एक्सपोर्ट की इकॉनमी थी। रिलायंस ऑन 3 की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, जो इसके रिलायंस मोस्टली था 3 एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का, जिनका मैंने बात की, टी थी, रबर थी एंड कोकोनट था। कंट्रीब्यूशन नियरली 1/3 ऑफ द टोटल GDP। तो टोटल GDP में जो इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स जिसमें टी, रबर और कोकोनट है, इसका तकरीबन 1/3 कंट्रीब्यूशन था। बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू बाय फाइनेंसिंग द सेम फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एकमुलेटेड ड्यूरिंग द हाई एक्सपोर्ट ईयर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम्स आया उनको उन दिनों जिन दिनों हाई एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं आया एक्सपोर्ट में से। जो फाइनेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट फाइनेंस होती रही जिन दिनों हाई एक्सपोर्ट होती थी। लेट 1950s ऑनवर्ड इंपोर्ट substitution to address its balance of payment issues and preserves foreign exchange reserves। तो 1950 से ऑनवर्ड इंपोर्ट की सब्सिट्यूट जो उन्होंने यूज़ किया और उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को सेव किया। फ्रॉम 1977 टू 1990s तक क्या हुआ, कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तो इसमें इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन दी गई, ये कंप्रीहेंसिव रिफॉर्म्स, लिफ्टिंग इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। पहले तो इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन थी जिसकी वजह से उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, लेकिन अब जब लिफ्ट कर दी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, रिड्यूसिंग टैरिफ्स एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, तो उसकी वजह से अब ये रिफॉर्म्स की गई इस पीरियड में। सिग्निफिकेंटली रैश्ड श्रीलंकाज इकॉनमी, जिसकी वजह से श्रीलंका की इकॉनमी को प्रॉब्लम शुरू हुई। ट्रांजिशंस फ्रॉम इनवर्ड लुकिंग टू एन ऑनवर्ड लुकिंग इकॉनमी का ट्रांजैक्शन जो है इनवर्ड से ऑनवर्ड शुरू हुआ। तो अगर हम लेट 90s टू मिड 2010 की बात करें तो इसमें क्या हुआ, नीड फॉर टैरिफ रेवेन्यू टू फंड राइटम
वार टाइम एक्सपेंडिचर, जो वार टर्म एक्सपेंडिचर्स करने थे उसके लिए नीड हुई टैरिफ रेवेन्यूज़ की। पॉजिटिव पोस्ट सिविल वार शिफ्ट टूवर्ड्स द मार्केट रेगुलेशंस टू माइटिगेट द परसीव्ड नेगेटिव इफेक्ट ऑन लिबरलाइजेशन। तो जो पोस्ट सिविल वार थी उसने शिफ्ट किया मार्केट रेगुलेशंस को कि वो लिबरलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट उसने डाला। टैरिफ एडजस्टमेंट फेवर द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो जो टैरिफ जब लगाए गए तो उसमें ज़ाहिर है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी इसकी श्रीलंका की, उसको ज़रा फेवर मिली। एम्फेसाइज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एसएमईज प्रमोशन। तो इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ और स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज जो है उनकी भी प्रमोशन हुई। बूस्टेड फर्दर फॉर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स। और चाइना के साथ जो रोड और बेल्ट का जो सी पैक का मनसूबा था उसमें भी, चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब हम इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इरा ऑफ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ कौन सा था? तो रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन लेट 1970s प्रोपल्ड श्रीलंका इनटू द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो 1970s के जो इनिशिएटिव लिए इन्होंने रिफॉर्म्स के, उसकी वजह से श्रीलंका ग्रोथ की तरफ जाना शुरू हो गया। मैन्युफैक्चरिंग प्राइमरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड साज अ सिग्निफिकेंट राइज इन इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग थी प्राइमरी गुड्स की, उससे जीडीपी में राइज होना शुरू हो गया। और मैन्युफैक्चरिंग शेयर टू एक्सपोर्ट्स सर्ज फ्रॉम 5% इन 1970s टू ओवर 65% बाय द लेट 90s। तो कितना ह्यूज फ़र्क आया देखें कि 1970s में जो 5% था जीडीपी में शेयर, वो 65% हो गया 99 में। तो ये इसका बड़ा ग्रोथ का एरा था। 99 तक श्रीलंका ने बहुत ग्रोथ की। पोस्ट वार शिफ्टेड टू द प्रोडक्शन। वार के बाद क्या हुआ? इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग शेयर इन एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 1980s डिड नॉट कंटिन्यू इन द पोस्ट वार पीरियड। तो वो अब वार की वजह से ये जो हो रहा था, इसमें प्रोग्रेस हो रही थी श्रीलंका की, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, तो वो जो है वो कंटिन्यू ना रह सकी। फ्रॉम शेयर 20% इन 2005 इट रिड्यूस टू 17% 2010। तो वार की वजह से वो जो है 20% से फिर वापस 17% पे आ गया। ए नोटेबल शिफ्ट टूवर्ड्स नॉन ट्रेडेबल सेक्टर्स पोस्ट 2000 के बाद नॉन ट्रेडेबल सेक्टर्स की तरफ उनकी तवज्जो हुई और हैवी इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट सर्विसेज। तो अब जो पहले मैन्युफैक्चरिंग पे कर रहे थे जिसकी वजह से एक्सपोर्ट हो रही थी, जो मैं भी कल बात कर रहा था कि हमारा पहिया भी चलना चाहिए ताकि एक्सपोर्ट हो और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो कुछ बराबर आए। तो इन्होंने भी क्या किया, जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है, इन्होंने ये किया कि वो उससे तो तवज्जो हटा ली, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट सर्विसेज पे। तो जिसकी वजह से अब इनको यकीनन लोन लेने पड़े होंगे और बाहर से इकोनॉमीज करना पड़ी होगी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स में फिर आए। नॉन ट्रेडेबल प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट ओवर 70% टू जीडीपी ग्रोथ फ्रॉम 2009 टू 21 तक। अब जो नॉन प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन थी वो कितनी हो गई? 70% तक चली गई, जो कि प्रोडक्शन पहले थी जिसकी वजह से उनकी एक्सपोर्ट हो रही थी। अब वो नॉन प्रोडक्शन में सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर तक सिर्फ महदूद रह गई, जो आजकल हम पाकिस्तान का भी यही हाल है, तो इससे प्रॉब्लम हुई। तो अगर हम करें इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट की, पोस्ट वार इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लीडिंग टू द बजट डेफिसिट। ज़ाहिर है अब गवर्नमेंट जब सर्विसेज पे और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाए तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो बढ़े तो ज़ाहिर है उसमें डेफिसिट आया, रेवेन्यू कम होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आउटपेस्ड रेवेन्यू, ज़ाहिर रेवेन्यू से वो इंक्रीज़ कर गए। एंड इन अफेक्टिव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिस्पाइट रेजिंग एक्सपेंडिचर, जितना एक्सपेंडिचर रेज हो रहा था तो उसमें जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन थी वो इनफेक्टिव रही। टैक्स रेवेन्यू डिक्लाइन फ्राम ओवर 20% ऑफ जीडीपी इन 1960 टू अंडर 10% ऑफ इन 2010। अब जो रेवेन्यू था 20% ऑफ द जीडीपी जो 1960s में था, 20% ऑफ द जीडीपी रेवेन्यू इकट्ठा होता था, वो अब 2010 में आके 10% पे आ गया, जो आजकल हम 9% में है। पाकिस्तान का जो है वो अब 9% है।
तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह से ये सिमिलैरिटीज़ हो रही हैं। तो हमें अभी सोचने का टाइम है, सोचना पड़ेगा। तो टैक्स टू जीडीपी रेशो ये 15% था, और जब आज़ाद हुए तो फिर 60s में ये 20% क्रॉस कर गया था। फिर उसके बाद 70s में ये जाके 25% पे चला गया था। तो अब 2022 में ये वो पाकिस्तान के बराबर तकरीबन 9% पे आ गया है। तो ये जो कल मैंने पाकिस्तान की डिपेंडेंस आईएमएफ पे बताई थी, तो वो ये फिगर्स जो हैं वो कितने मैच कर रहे हैं कि हम भी अपना टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू की तरफ, अपना एक्सपेंडिचर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं और सर्विसेज पे खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर साइड हमारी बढ़ रही है। अब जो डेफिसिट था, एवोल्यूशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट किस तरह से हुआ, एक तो बजट और एक्सपेंस का डेफिसिट था कि उनका एक्सपेंसेस बढ़ गए, एक्सपेंसेस का पलड़ा देखें झुक गया है, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं और बजट जो है कम है। बजट डेफिसिट 71 आउट ऑफ 73 ईयर, तो इनमें हमेशा बजट का 73 ईयर में से 71 में डेफिसिट रहा। सिर्फ 2 ईयर ऐसे थे कि जिसमें सरप्लस में आया। एवरेज 7.2% ऑफ जीडीपी जो है तकरीबन जीडीपी का 72% रहा। ड्यूरिंग द सिविल वार एरा 1983 टू 2009 डेफिसिट ऑफन सब्सटेंशियल एवरेजिंग 8.4। तो ये डेफिसिट जो है इस इरा में सिविल वार के, इसमें डेफिसिट जो है 8.4% था। इन द पोस्ट वार पीरियड अंटिल 2018 द फिजिकल डेफिसिट वार रिलेटिवली कंट्रोल एवरेजिंग 5.7। तो अब जो वार के दिनों में बहुत बढ़ गया था, 7.2 तक डेफिसिट रहता था, वार के दिनों में 8.4 हो गया, लेकिन 2008 तक फिर वो उसको थोड़ा कंट्रोल करके डेफिसिट 5.7% तक आ गया। अब एक और प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट हुई। ये प्रॉब्लम जो श्रीलंका के साथ ये प्रॉब्लम क्या हुई कि एवोल्यूशन फिजिकल डेफिसिट में पोस्ट 2018 सिनेरियो, संडे ईस्टर बॉम्बिंग, ईस्टर पे बम ब्लास्ट हुए। बम ब्लास्ट होने की वजह से क्या हुआ, रिवील्स दैट द पॉजिटिव फिजिकल ट्रेंड आफ्टर अप्रैल 2019 ईस्टर्स संडे बम अटैक्स एंड टूरिज्म वाज सीवियरली इम्पैक्टेड। क्योंकि जब बम ब्लास्ट होते हैं तो फिर टूरिज्म पे तो अफेक्ट आता है। तो इसका क्योंकि मेन रेवेन्यू जो है, बड़ा एक मेन रेवेन्यू था टूरिज्म की वजह से, तो वो ईस्टर्स पे अप्रैल 2019 में बम ब्लास्ट हुए, जिसकी वजह से टूरिज्म पे भी नेगेटिव इफेक्ट आया और टूरिज्म भी इम्पैक्ट हुई। डेफिसिट रीच 9% ऑफ द जीडीपी, जो अब इन्होंने रिकवर करके 5% तक आए थे, वो डेफिसिट अब दोबारा 9% ऑफ द जीडीपी पे चला गया। और हाईलाइटिंग द वल्नरेबिलिटी टू फ्यूचर शॉक्स, जिसकी वजह से फ्यूचर में शॉक्स आए, एंड प्लांटिंग द सीड टू द फिजिकल क्राइसिस। अब ये जो बम ब्लास्ट थे, इन्होंने बेसिकली इसमें एक और सीड बो दिया जो फिजिकल क्राइसिस की तरफ जा रहा था, इसने भी बड़ा इम्पैक्ट किया। एवोल्यूशन ऑफ टोटल डेट्स की अगर हम बात करें तो डेट्स में जो एक्सटर्नल डेट अकामुलेशंस सर्ज पोस्ट 1970s, लिबरलाइजेशन एंड इंटेंसिफाइड आफ्टर द सिविल वार। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट peaked at 70% in the early of 90s and declined 40% post war, then rose 61% by 2019 pre-pandemic। तो अब जो डेट्स ले रहे थे, उस डेट्स की वजह क्या थी, वो कहाँ लग रहे थे, 70% जहाँ तो वो इस पे खर्च हो रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पे, जो कम हुए, और फिर पोस्ट पेंडेमिक दोबारा उसको 29 में 61% तक वो आ गए। तो इसलिए वो जो मैं कहता हूँ कि इस रिसोर्सेज जो है उसको पॉजिटिवली यूज़ करें, ना कि फेडरेशन पैसा इकट्ठा करके प्रोविंसेस को दे दे कि आप इसको खर्चे कर दें। और प्रोविंसेस भी क्या करते हैं कि जब जून में डिफ़ॉल्ट होने लगता है तो कई बड़ी गाड़ियां ले ली, फलान करता है, इधर खर्च कर दिया, जून में उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, हालांकि फेडरेशन ने बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि रेवेन्यू जो प्रोविंसेस का है, प्रोविंसेस इकट्ठा करें और अपना रेवेन्यू पूरा करें, और फेडरेशन जो है वो अपना रेवेन्यू इकट्ठा करके अपने खर्चे डिफेंस और जो है डेट सर्विसेज पूरे करे।
तो अब ये देखें ना कि जैसे वो मुल्क जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इस पे ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, तो ज़ाहिर है बाकी चीज़ें कमज़ोर होने की वजह से फिर वो अपना पूरा नहीं कर पाते। तो ये अब डेट टू एक्सपोर्ट रेशोज़ देख रहे हैं कहाँ तक पहुँच गई कि डेट टू एक्सपोर्ट रेशो क्या था, डेट टू जीडीपी रेशो अंडरस्टैंड ड्यू टू चेंजेस इन जीडीपी कंपोजिशन ड्राइवन बाय द डेट फ्लूइड constructions and the debt to export ratio offered a clear assessment of debt accumulation relative to the export earning significant increase before कोविड-19 से पहले जो है इसमें इंक्रीज़ आ रही थी एक्सपोर्ट्स की वजह से, ये इस दिनों में बहुत ज़्यादा हुई, फिर कम हो गई, फिर एक्सपोर्ट आ रही थी, लेकिन जब पेंडेमिक आया तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम आई और ग्रोथ रुक गई। तो ये थी अब जो मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है श्रीलंका का बताया कि क्या चीज़ें काजिज़ बनी, कि डिफ़ॉल्ट किस वजह से हुआ, तो ये क्या चीज़ें थी जो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से आया। मैंने पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया है, अब मैं इसके फैक्टर्स बताऊंगा। मेरा ख्याल है इस पे हम एक पार्ट क्लोज़ करते हैं, तो दूसरा पार्ट जो है वो इसका यहाँ से कैरी ऑन करेंगे। आप उम्मीद है कि इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे और उम्मीद है कि आप इसको कोरिलेट कर रहे होंगे कल वाले मेरे वीडियो से, जिसमें पाकिस्तान की डिपेंडेंस ऑन IMF है उसको और इसको दोनों को अगर आप सुनेंगे तो आपको सिचुएशन क्लियर होगी कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या सीखना चाहिए इससे। तो आप उम्मीद है समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ रहे तो आप कमेंट करें, उस पर मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा। तो आप ये चाहते हैं कि बाकी लोग भी इसको सुने और समझें, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।